तो आपका सजेशन है कि सीए फाइन के स्टूडेंट को 2-3 सब्जेक्ट्स पैरेलल पढ़ना चाहिए या एक ही सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ना चाहिए? तो ऑडिटिंग में इतना अच्छा स्कोर कैसे किया आप? लास्ट के 4 मंथ्स में 15 डेज का 3 बार मैंने ऑडिट स्लॉट पकड़ा था फुल डे। कि आपने जो अपनी स्टडीज की उसके लिए आप जो एस्पायरिंग सीए फाइनलिस्ट हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? तो वेलकम सीए फाइनल 2024 नवंबर ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स स्टार्टिंग विद नीरज टिब्रा ऑल इंडिया रैंक 15, आयुष गर्ग ऑल इंडिया रैंक 25, यश भलाला ऑल इंडिया रैंक 33rd, Krishna Rawat all India rank 36, Krishi Agrawal also all India rank 48, and Yash Garg all India position 51st. So amazing people, congratulations, many congratulations. Thank you, sir. And the very first thing CA शुरू किया था, तो CA 5 में ऑल इंडिया रैंक लाने का सोच के शुरू किया था या कैसे जर्नी स्टार्ट हुई थी? ब्रीफली वन लाइन में जानेंगे। इंटर में भी ऐसा कुछ एम था नहीं कि रैंक लाना है, बट इंटर में जब रिजल्ट आया तब लगा कि मैं भी रैंक ला सकता हूँ। इंटर में रैंक से मिस हुए थे ना? कितने मार्क्स कम थे? मेरा 543 था एंड रैंक 590 पे क्लोज हुआ था। मतलब अराउंड 47 मार्क पीछे थे इंडिया रैंक से। एंड इंटर में मैं काफी कुछ छोड़ के गया था, एबीसी एनालिसिस काफी फॉलो किया था, तो तब मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं पूरा कवर करूंगा फीस ही पड़ा। हाँ, पर पूरा छोड़ नहीं देना चाहिए। और एबीसी एनालिसिस खुद से बनाना चाहिए कि किसी और से लेना चाहिए? नहीं, वो खुद मैं तो खुद से ही बनाता था। लास्ट के 4 से 5 अटेम्प्ट का पेपर मैं खुद एनालाइज करता था कि कौन से चैप्टर से इंस्टीट्यूट क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, फिर वो सब के हिसाब से मैं खुद का बनाता था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सो नीरव तिबरा कहना है कि खुद से एनालिसिस करे और वो आपको सीए फाइनल और इंडिया रैंक तक लेकर गया टॉप 15 पे। ग्रेट। और मैं बता दूं कि इन्होंने सीए फाइनल की पूरी स्टडीज हम लोग के साथ ऑनलाइन की, रेगुलर रहे और सभी सब्जेक्ट्स हम लोग के साथ ऑनलाइन किया, राइट? सारे सब्जेक्ट्स। और कैसा एक्सपीरियंस रहा सीए फाइनल का? एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। मतलब सारे सब्जेक्ट्स रहते हैं तो क्या होता है कि एक फ्लो बना रहता है कि जैसे पहले एफआर पढ़ा है, फिर एएफएम पढ़ा है, तो एक ही सब्जेक्ट कंटिन्यू होता है तो वो काफी बोर होने लग जाता है एक पॉइंट के बाद कि एक ही सब्जेक्ट 3 महीने से 4 महीने से चला। तो आपका सजेशन है कि सीए फाइनल के स्टूडेंट को 2-3 सब्जेक्ट्स पैरेलल पढ़ना चाहिए या एक ही सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ना चाहिए? क्या आपका ओपिनियन है? 2-3 सब्जेक्ट साथ में पढ़ते तो काफी बेटर हो जाता है, क्योंकि चेंज आता है। चेंज आने से काफी फर्क पड़ता है, एक माइंडसेट का फर्क पड़ता है और एक फ्रेशनेस आती है सब्जेक्ट में। तो वापस से जब एफआर वापस उठाया अगर किसी ने, तो उसमें भी ऐसा फ्रेशनेस आती है कि वापस से मैं वही चीज पढ़ा तो ऐसा नहीं लगता कि ये तो अभी पढ़ा था। राइट। एंड वेल कृषि, आपकी दोनों बड़ी सिस्टर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सो और एक का ऑल इंडिया रैंक भी हमारे यहाँ से पहले। सो आपने जब स्टार्ट किया तो प्रेशर था पहले से कि मुझे भी सीए में ऑल इंडिया रैंक लाना है? सर ऐसा नहीं था। क्लियर करना इन फर्स्ट अटेम्प्ट इज इटसेल्फ एन अकॉम्प्लिशमेंट, बट ऑब्वियसली सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना थ्रू आउट इज आल्सो अ बिग अकम्प्लिशमेंट। मुझसे ज्यादा आई थिंक मेरे फैमिली को था कि फाइनल में तो रैंक आना चाहिए, बिकॉज फाइनल में एक रैंक नहीं था फैमिली से, तो वो भी अब आ गया। तो ग्रेट। हाँ, आयुष गर्ग, इनका तो सीए फाउंडेशन सूरत फर्स्ट रैंक थे, इंटर में ऑल इंडिया रैंक, फाइनल में भी ऑल इंडिया रैंक, और इनकी दोनों बड़ी सिस्टर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके भी टॉप स्कोर्स रहे हुए हैं। एक्सपेक्टेशन तो थी फैमिली को कि रैंक आ सकता है, पढ़ेगा तो आ जाएगा। और जैसे मेरी बहन जो थी उनका बहुत चाह थी कि उनका रैंक आए, उनका नहीं आ पाया, तो मुझे भी था कि हाँ कम से कम घर में एक रैंक आ जाए। तो ये रैंक तो पहले ला ही चुके थे, अब तो दूसरा भी एक और रैंक लिया है। फाइनल में, हाँ फाइनल का रैंक, सर फाइनल का रैंक होता है। यश भलाला, सीए स्टार्ट किया था तब क्या एक्सपेक्टेशन थी, अभी कैसा लग रहा है? सर से ये स्टार्ट किया था तब ऐसा लग रहा था कि चलो एक नई जर्नी पे निकले हैं, और जैसे जैसे रिजल्ट्स आते गए फिर अब आपके फैमिली में कईयों ने सीए किया है पहले? कर नहीं सर, मेरी फैमिली में आई एम द फर्स्ट सीए, एक्सटेंडेड फैमिली में, सरनेम की फैमिली में भी आई एम द फर्स्ट। मतलब आपके पूरे जो एक्सटेंडेड फैमिली है दूर तक किसी ने सीए नहीं किया है? किसी ने ग्रेजुएशन भी बहुत कम लोगों ने किया हुआ है, तो वो भी बेनिफिट है। और सीए तो ऑल आर इन बिजनेस? यस, प्रॉपर बिजनेस। पटेल फैमिली से हूँ तो प्रॉपर बिजनेसमैन ही है। पढ़ाई कम चलती है उधर ज्यादा, लेकिन नहीं अब ट्रेन। આપણે કંઈક સાંભળીએ કાઠિયાવાડ રાજકોટ પર શું કહેવાનું છે? રાજકોટનું કેવું છે કે હવે જમાનો બદલાય છે, તો માણસ તું પણ જમાના સાથે બદલ, અને આ કાઠિયાવાડી એ બધું કર્યું છે તો હવે સીએ ની સફરમાં પણ આગળ નીકળ। કાઠિયાવાડી જે ઠાને ને બધું કરી શકે છે અને કરે જ છે। હા, યશ। हाँ सर, फाउंडेशन इंटरमीडिएट में तो इतना आइडिया नहीं था कि रैंक भी ला सकते हैं हम, बट फाइनल में एम करना चाहिए। मैं सबको यही बोलूँगा, इफ़ यू एम फॉर द स्टार्स यू लैंड अप अपॉन द मून। मैंने भी एम किया रैंक का, और रैंक नहीं आए भले कुछ बात नहीं, पर ना मैं पास जरूर हो गया। तो सबको एम तो करना चाहिए सर रैंक। एंड ऑल्दो यू जस्ट मिस बाय 1 मार्क, बट एवरीवन विल सी दैट इट इज इक्विवेलेंट टू ऑल इंडिया रैंक, राइट? एंड कृष्णा राउत और आपके
फैमिली बैकग्राउंड और आपका एम, और आपने क्या ये सपना सोचा था जब आपने फाउंडेशन या सीए स्टार्ट किया था कि मैं इस लाइमलाइट तक आऊंगा? नहीं सर, जब मैंने सी एस मतलब मैंने 12th कंप्लीट किया था, मैंने गुजराती मीडियम से 12th कंप्लीट किया है, तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में वही बैरियर आया कि लैंग्वेज बैरियर ना हो, तो उसकी वजह से। पर मैंने आपकी फैमिली गुजराती फैमिली है कि नहीं, उड़ीसा, हम लोग उड़ीसा से है। तो और आपकी फैमिली में किसी ने सीए कभी? नहीं, उनको तो पता अभी भी नहीं पता, मतलब इतना आइडिया नहीं है। और मेरे फैमिली में भी मेरे दोनों सिस्टर्स 10th तक ही पढ़े, मतलब मेरे फैमिली में मैंने पहले ही जो इतना पढ़ा भी है और सीए भी कंप्लीट किया है, और वो भी ऑल इंडिया रैंक फाइनल के साथ। सो नेक्स्ट, आप सबके जो ऑल इंडिया रैंक आए, आपके फ्रेंड्स सबका क्या रहा रिजल्ट? बिकॉज इंडिया रिजल्ट वाज ओनली 13%, 1K 13% बोथ ग्रुप। तो आई एम एक्साइटेड अबाउट योर ग्रुप, सबके कैसे क्या रिजल्ट है मेरा? तो इधर सूरत में तो हम 3-4 लोग मिलके डेली बात करते थे, तो उसमें तो सब निकल गए। ऑल पास योर फ्रेंड, 4 फ्रेंड्स, जो 4 फ्रेंड्स थे। ग्रेट। कृषि? इवन वी आर अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल, तो उसमें से 5 पास हो गए एंड एक का भी 2 सब्जेक्ट्स ही रह गया, तो वो एंड ऑल वर फ्रॉम आवर क्लास, आरसीआई सूरत से। आयुष? मेरे भी 10 पीपल का ग्रुप था हमारा, तो उसमें से भी अभी 8 पीपल्स तो एकदम अच्छे मार्क्स से पास हुए। दोनों ग्रुप पास, फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स, और जो 1-2 ग्रुप रहा है उनका एक का एक ग्रुप हुआ। मतलब 10 में से 9 बोल सकता हूँ वेटेड एवरेज। हाँ, हमारा तो सर 16 का क्लास का मस्तीखोर जो एक रौनक क्लास वाला में 16 ग्रुप जन देखते है, थे, हाँ, RCI ऐसे में। अलग से दिखते थे कि ये 16 जन है जो मस्ती भी क्लास का मजा लेते थे। 16 में से 14 निकल गए और 2 फर्स्ट ग्रुप निकल गए, आधे से तो वो भी हो गए, मतलब 15 15 हो गए ऐसा मान। सर हम 12 जन थे आपके क्लासेस में और हम 12 के 12 निकल गए। क्या आप बात करते हो, बताओ। राइट। तो कौन कहता है कि सीए का रिजल्ट टफ होता है? अगर आज एक ग्रुप में कुछ अच्छे लोग होते हैं, वो बाकी सबको भी ड्राइव करते हैं। राइट। कहीं ना कहीं आप लोग का भी कंट्रीब्यूशन रहता है उनके सक्सेस में। वो आपको देखते हैं अच्छा वर्क करते हुए, आप उनको देखते हो अच्छा वर्क करते हुए, तो एक दूसरे से मोटिवेशन होते रहता है। कृष्णा? मेरे भी 5 फ्रेंड्स से 5 निकल गए साथ में, और बहुत को तो मैंने उनसे भी। 4 सीए स्टार्स किए थे। हाँ, सीए स्टार के ही थे, और सब पास हो गए, सारे पास हो गए। तो आई एम सो हैप्पी कि आज सीए फाइनल में इंडिया रिजल्ट सिर्फ 13% होने के बावजूद भी अपने क्लास में आज 67% सुपर एज बोले 70% जितने बच्चे बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट सीए फाइनल पास किए। और आप सब तो लाइव एग्जांपल है, आपके तो पूरे ग्रुप में 90% जितने बच्चे सब सीए फ्रेंड्स पास हुए हैं। ग्रेट। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने जो अपनी स्टडीज की, उसके लिए आप जो एस्पायरिंग सीए फाइनलिस्ट है उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से शुरू करें? नीरव से बात करते शुरू। ठीक है, सो फर्स्ट एडवाइस तो मैं दे दूंगा कि बी कंसिस्टेंट। मतलब काफी लोग बोलते हैं कि कंसिस्टेंट हो, बट एक्चुअली काम करता है, इसलिए काफी लोग बोल रहे हैं। कब से शुरू की एग्जाम के? 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले कब से शुरू की? सो मैं तो इंटर के रिजल्ट के बाद से, जब से अपने क्लासेस चालू की, उसके थोड़े टाइम बाद से मैंने भी चालू। स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे आप? हाँ, क्लासेस देखता था, उसके साथ साथ ही जितना टाइम मिलता था वो हिसाब से थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी चालू कर दिया था। सो कंसिस्टेंसी फर्स्ट है। उसके बाद सेकंड है कि सिर्फ चार्ट्स और उसके ऊपर भरोसा मत करो, जो भरोसा मत करो चार्ट्स पे। चार्ट्स और जो शॉर्ट नोट्स आते हैं। क्या इसका क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? शॉर्ट नोट्स जो एग्जाम के पहले कई जो है ना, जो सिर्फ ब्रीफ नोट्स या सब हाँ, बिकॉज उसमें क्या होता है, जो आईसीए की बुक की लैंग्वेज है वो इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाती समराइज करने के लिए, एंड समराइज नोट से फिर मार्क्स नहीं मिलते एग्जाम में, बिकॉज एग्जाम में हमको आईसीए का लैंग्वेज ही लिखना है। सो प्रिपरेशन भी वो हिसाब से करना है कि जिससे मार्क्स मिले। पर स्टूडेंट को लगता है कि उसने सब कुछ कंटेंट पढ़ लिया है समरी बुक से या शॉर्ट नोट्स से, चार्ट्स डायग्राम से, और वही लैंग्वेज जब बुक में एग्जाम में लिखते हैं तो मार्क्स उसमें बनते नहीं है। इसी कारण रिजल्ट कम हो जाता है। तो इतनी जो लैंग्वेज है, थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, लंबी लैंग्वेज है, तो वो एक साथ तो लास्ट में याद नहीं होती है, तो उसके लिए आपने कैसे वर्क किया? सो उसके लिए वही वापस वही कंसिस्टेंसी पे आ जाती है बात, क्योंकि इफ यू आर कंसिस्टेंट तो बार बार तुम मॉड्यूल पढ़ सकते हो। जैसे आपकी भी डीटी की मेन बुक थी, उसको अगर हम रीड करेंगे तो इट इज इक्विवेलेंट टू बैड एक्ट। उसकी लैंग्वेज पूरी टेक्निकल लैंग्वेज मेंटेन रखी है विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एनालिसिस एंड एवरीथिंग। वही है कि जितना लैंग्वेज आपका आईसीए की बुक से मैच करेगा, उतना एग्जामिनर को दिखेगा कि हाँ ये वर्ड्स है, एंड वो मार्क्स उधर ही दे देगा। वैसा है। सही। एंड एक और चीज बोलूंगा कि 1.5 डेज में काफी लोगों को टेंशन था कि मेरा 1.5 डेज में रिवाइज नहीं हुआ, बट रिवाइज 1.5 डेज में 90% स्टूडेंट्स का नहीं होता है। आपका हुआ था? मेरा तो एक भी सब्जेक्ट में नहीं हुआ। फिर भी इंडिया टॉप 15 में रैंक है। राइट। तो जो रिवाइज नहीं हो पाया फिर कैसे हैंडल हुआ वो मेरे को इतना था कि मैंने लास्ट में वो टॉपिक छोड़े जो मैंने अच्छे से पहले किए हुए। जो टॉपिक पहले से अच्छे से किए हुए थे वो छोड़ दिए, चलेगा? हाँ, बिकॉज उसमें अगर आ भी गए तो मेरे को पता है मैं 50-60% मार्क्स ले आऊंगा, बट जो पहले अच्छे से थोड़ा कम है, जिसमें थोड़ा याद रखने का ज्यादा है, तो वो 1.5 डेज में रिवाइज करना जरूरी है,
जैसे मेरा डीटी में एक इंसिडेंट हुआ था कि मेरा कैपिटल गेन और एनआर टैक्सेशन रिवाइज नहीं हो पाया था, और हमारा डीटी के एग्जाम में इस बार एक स्लम सेल का भी क्वेश्चन आया था, बट मैंने पहले से इतना अच्छे से किया हुआ था वो कि मेरा रिवाइज नहीं करने के बावजूद भी उसमें से फुल मार्क्स है, मतलब 7.5 है आउट ऑफ 8। राइट, तो दिस इज इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। फर्स्ट, कंसिस्टेंट स्टार्टिंग से पढ़े। सेकेंडली, टेक्निकल लैंग्वेज और फुल लैंग्वेज को ध्यान दे, सिर्फ शॉर्ट नोट्स को डायरेक्टली ना पढ़े। और तीसरा, क्या 1.5 डेज में रिवीजन नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप जो कंटेंट छोड़ भी देते हैं, अगर वो आपने पहले से पक्का किया हुआ है तो आप एग्जाम में उसको पूरे एनकैश कर लोगे। राइट, दीज आर वेरी अवेलेबल एडवाइस। कृषि, आप कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, आपके एडवाइजेस? तो फर्स्ट थिंग आई थिंक वी शुड फॉलो जो हमारे को वर्क करता है, जैसा भी शेड्यूलिंग हो। मेरा ऐसा था कि मैं डेली शेड्यूलिंग करती थी, कि एवरी डे अपने लिए टारगेट सेट करती थी, एंड दैट इज व्हाट आई ऑलवेज बिलीव्ड इन, कि क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं। अगर आप वो स्टैंडर्ड 12 आवर्स 10 to 12 आवर्स नहीं पढ़ पाते हो, इट्स ऑल राइट। जो आप पढ़े हो उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने इन डेप्थ स्टडी की है। हाउ मच यू हैव स्टडी एंड हाउ वेल यू हैव स्टडी? सो एवरी डे का टारगेट सेटिंग करती थी, जिससे मेरा एक प्रोग्रेस का ट्रैक भी रहता था कि वेयर एम आई राइट नाउ इन माय सिलेबस, वेयर एम आई हेडिंग टूवर्ड्स, मेरा क्या टारगेट है अगले दिन का। सो दैट हैज हेल्प मी अ लॉट। सेकेंड थिंग आई वुड से कि अ लॉट ऑफ टाइम पीपल look for materials अलग अलग जगह से। I have always stick to your material, and I think हर एक सब्जेक्ट का आपका मटेरियल है, लाइक AFM का आपका कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, एंड FR में मैम फेजेस में नोट्स लिखवाते हैं, DT में आपकी बुक है, IDT में नोजर सर और अभी मेरा नई बुक्स भी प्रिया मैम ने पूरी बनाई है, नोट्स वो सब पूरे बनाए हम लोग ने। अपार्ट फ्रॉम दिस ICI मॉड्यूल ऑब्वियसली वो तो रेफर करना ही है। सो यही मेरा रहा है शुरुआत से एंड तक, नथिंग एल्स, नथिंग मोर नथिंग लेस। राइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस लास्टली एक और चीज है कि टेस्ट सीरीज जो था वो भी मैंने ज्वाइन किया था। टेस्ट लिखना डेफिनेटली बहुत वर्क करता है, बट एक चीज जो आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड आई थिंक सही है कि एट द लास्ट मोमेंट जब आपका 1 month पीरियड चल रहा है, तब डोंट टेस्ट योर सेल्फ। That is what I believe. last 1 month should be only on revising all your concepts. Paper writing practice should be complete before 1 month of the exam. काफी बच्चे मुझसे पूछते कि सर अभी लास्ट मंथ में हम कितने पेपर लिखे, तो मैं जनरली कहता हूँ अवॉइड राइटिंग पेपर इन द लास्ट 1 month एक्सेप्ट वन पेपर, वन पेपर, वो भी या तो ब्लॉक पेपर जो हम बनाते हैं वो लिख सकते हो। हाँ, And lastly, be confident and trust yourself. That's it. Believe in yourself. और आप अभी बात कर रहे थे मेंटरशिप की अबाउट टेस्ट सीरीज में, जो आपको मेंटर अलॉट करते हैं हम लोग, जहाँ पे एक एक स्टूडेंट के पेपर्स लिखने के बाद उनको पेपर्स की रेगुलरिटी और पेपर्स की क्वालिटी के ऊपर आपको गाइड करने के लिए हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रैंक होल्डर को आपके साथ एलोकेट करते हैं, लाइक मैन टू मैन मार्किंग, लाइक दैट। तो दैट हैज आल्सो हेल्प मी अ लॉट। मतलब मुझे कॉल आते थे पर्सनली, वो अटेंड करते थे, एंड हर एक डाउट को, हर एक प्रॉब्लम को वो सोल्यूशन देते थे, गाइडेंस देते थे। नॉट जस्ट सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्टेड बट ओवरऑल भी एक काइंड ऑफ सपोर्ट ही था उनका। एक मोटिवेशनल सपोर्ट हो जाता है, मोटिवेशनल सपोर्ट, और एक ओवरऑल डायरेक्शन मिल जाता होगा। एग्जैक्टली। सो आयुष, कमिंग टू यू, योर एडवाइसेस टू द CA फाइनल एस्पिरेंट्स। तो मेरा यही कहना है कि मतलब खुद के बारे में तुमको पता होना चाहिए कि मेरे लिए क्या वर्क करता है, मैं कैसे पढ़ूंगा तो मुझे पढ़ाई होगी। किसी लोग को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है तो वो सुबह पढ़ते हैं, किसी लोग को इवनिंग में पढ़ना अच्छा लगता है वो इवनिंग में पढ़ते हैं। दूसरे का कॉपी नहीं करना चाहिए कि वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ट्राई करता हूँ। खुद को क्या करना चाहिए पता होना चाहिए। एग्जैक्टली। फिर अपनी खुद की वीकनेस और स्ट्रेंथ्स अच्छे से पता होनी चाहिए। जैसे मेरी स्ट्रेंथ थी AFM, मेरी वीकनेस थी ऑडिट, तो मेरे AFM में भी 82 आए, ऑडिट में भी 78 आए। ऑडिट में 78? हाँ सर। वो 82 से भी ज्यादा बड़ा मार्क है? हाँ सर, वो 82 से भी मतलब बहुत ज्यादा है कि मतलब खुद को पता होना चाहिए मेरे वीकनेस है तो सर। आपने ऑडिटिंग में इतना अच्छा स्कोर कैसे किया, आप बताएंगे, सब लोग जानना चाहेंगे। तो जैसे मैंने ऑडिट, मतलब मैं कहना चाहूँ कि लास्ट के 4-5 मंथ्स बहुत क्रूशियल होते हैं। लास्ट के 4 मंथ्स में 15 डेज का 3 बार मैंने ऑडिट स्लॉट पकड़ा था, फुल डे। 15 days फुल डे ऑडिट? ऑडिट तो क्या 15 डेज में पूरा ऑडिट एक बार किया कि कुछ परसेंटेज ऑफ ऑडिट पक्का किया? मतलब 70% तो एकदम पक्का हो जाना चाहिए, जो 30% होता है वो नेक्स्ट बार आ जाएगा, क्योंकि तुम सब एक साथ नहीं कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है ना, सबको पता है ये, मतलब लास्ट 4 मंथ्स में 120 डेज में आपने 45 डेज फुल ऑडिट को दिया। फुल ऑडिट को दिया है। हाँ, मतलब उसका इंपॉर्टेंस ये है कि तुम्हें कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट्स तो पक्का आएंगे क्वेश्चन में, तो उस पे तो अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि उसमें तुम्हारे मार्क्स नहीं कटने चाहिए। और क्या थियरी में हमेशा आपके अच्छे मार्क्स आए क्या? नहीं सर, थियरी वीकेस्ट पॉइंट ऑफ में की थियरी मुझे और उससे आपने उसको स्ट्रेंथ बना दिया। पता होना चाहिए खुद की वीकनेस क्या होती है, तभी उस पर आप वर्क कर सकते हो। एब्सोल्युटली। और सर
ऐसा क्या होता है कि लोग है ना स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तब उनको बेसिक्स पता होते हैं, फिर नीचे रिवीजन करते करते जाते हैं तो खाली मेन पॉइंट, हाँ ये हार्ड सम था, ये ऐसे करना है, ये हार्ड सम था, वो ऐसे करना है, तो उनको खाली वही याद रह जाता है। बाद में अगर मैं उसको खाली थोड़ा सा भी ट्विस्ट करूँ ना तो लोग को पता नहीं चलता वो पूछ क्या रहे हैं। तुमको बेसिक्स जो होता है फंडामेंटल्स, हाँ। जो अपने हमेशा से बोलते हैं कि फंडामेंटल, बिलीव इन फंडामेंटल्स, वो हमेशा होना चाहिए कि तुमको बेसिक पता है कि कुछ भी पूछेगा ना तो मुझे आ जाएगा, भले कितना भी घुमा फिरा के पूछे। एब्सोल्युटली राइट राइट राइट, बहुत सही एडवाइसेस दी आयुष गर्ग ने। ऑल इंडिया रैंक खोली, इंटरमीडिएट अगेन ऑल इंडिया रैंक इन सीए फाइनल, 25 रैंक इन सीए फाइनल, और इंटर में कौन सा रैंक था? 47। 47 से 25, आप भी जंप के ऊपर आए हो, काफी ग्रेट। यश भलाला, आप क्या एडवाइस देंगे? सर एक बहुत ही छोटी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, कहती है कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है स्टूडेंट्स में। बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू डिलीवर, आप जब लिखते हो तो आप कॉन्फिडेंस रखो, और ऐसे ही नहीं आता, एग्जाम लिखनी पड़ती है, हम क्लास टेस्ट लिखते हैं। आपने क्लास की रेगुलर टेस्ट सब दी थी? हाँ, हम लोग क्लास में काफी रेगुलर टेस्ट लेते हैं, वो सारे पेपर्स चेक करके और पूरा डिटेल में सॉल्यूशंस भी दे रहे हो उसके। और वो टेस्ट आपको उस फेज के लिए प्रिपेयर करती है कि जो क्वेश्चन आ रहा है आप उसको देख के घबराओ नहीं, आप उसको कामली, आपने पढ़ाई की है तो आप डिलीवर क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आप डरे हुए हो। लेकिन अगर ऐसे टेस्ट दिए हुए है ना तो आप डरते नहीं हो, आप उसको कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लास के रेगुलर टेस्ट दीजिए और कॉन्फिडेंस रहिए। यूट्यूब से दूर रहिए जी, जो ये डराता है ना कि एग्जाम में इतने कम मार्क्स आते, वो आपको डर बैठा देता है। आप पेपर के पहले भी, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, मैंने देखा था कि स्टूडेंट्स देखते हैं पेपर से पहले ही इतने डरे हुए होते हैं। क्योंकि काफी जन यूट्यूब में अपने वीडियोस को पॉपुलर करने के लिए ऐसे सेंसिबल नहीं पर सेंसिटिव और सेंसुअल ऐसे बातें फैलाते हैं कि बच्चे फिर उससे घबरा जाते हैं कई बार। वो पेपर चेक करते हैं कि यहाँ पे मेरे इतने कम मार्क्स आए, ये देखो यहाँ पे इतना टफ चेकिंग होता है। आप पेपर से पहले ही आदमी डर जाएगा, पेपर लिखने से पहले विश्वास नहीं, खुद पे विश्वास नहीं रहेगा, दूसरों पे चेकिंग पे क्या विश्वास करे, खुद पे विश्वास आदमी खो देगा तो वो आगे एक्सेल कैसे कर पाएगा। तो अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। और दूसरी एक चीज जो मैं बोलूंगा कि डोंट काउंट द नंबर ऑफ रिविजन्स। आप जब पढ़ाई करते हो तो अपने आप को पढ़ाई को समर्पित कर दीजिए। आप पढ़ाई ऐसे कीजिए कि मेरे को नॉलेज चाहिए, नॉलेज चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ इफ यू इन्वॉल्व यू इवॉल्व, इफ यू इन्वॉल्व यू इवॉल्व। आप उस टारगेट्स लेके भागते रहते हैं कि फर्स्ट रिवीजन हो गया, अच्छा है, चलो सेकंड हो गया, कि ये मेरे को इतने दिन में कंप्लीट करना। नहीं, पढ़ाई करिए ना, मन लगा के पढ़िए। रिविजन्स क्यों काउंट करते हैं, इतना वो इतना हुआ। जब आप वो काउंट भूल जाएंगे ना, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपके साथ आएगा। फिर आपको ये नहीं देखना पड़ेगा मैं पास होगा फेल, आप देखोगे भाई कौन सा रैंक आ रहा है, सही आएगा। शाबाश, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यश गर्ग, आप क्या बताना चाहेंगे? सर मैं ये बोलूँगा कि जिन बच्चों के एग्जाम अभी 6 महीने 1 ईयर में है उनके लिए इट्स नेवर टू लेट, एंड जिनकी एग्जाम में अभी 2 साल है, 2.5 साल है, इट्स नेवर टू अर्ली। रैंक लाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपका अप्रोच और डिसिप्लिन के साथ रैंक ला सकते हो। डिसिप्लिन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिसिप्लिन में तो आपको ना मोटिवेशन की जरूरत है ना आपको स्ट्रेस में आने की जरूरत है। एंड सर मैंने टेस्ट सीरीज ली थी आपके, ऐसे मैं थोड़ा लेट हो गया था लेने, जो मेरे स्टडी पैटर्न में चेंज आया। मुझे पता है कि मैं शेड्यूलिंग करवा ली मैंने टेस्ट की, एंड इस तारीख को मेरे को ये टेस्ट और अपीयर हम लोग करनी का थी। सिर्फ टेस्ट में टेस्ट नहीं, टेस्ट का शेड्यूलिंग, Right. मेंटरिंग Right. और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर Right. एंड द एक्सटेंट ऑफ पेपर्स, वो सब इंपॉर्टेंस रखता है। और साथ साथ में जो तरीके से हम लोग फंडामेंटली पढ़ते हैं, आज आप चीज देखो, जितना इजीली आपने चीजों को समझा है, लोग उन्हीं चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं। राइट, चीजों को आप कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपको शायद नहीं रियलाइज होगा। आप किसी और को कंपेरेटिवली देखेंगे तो काफी स्टूडेंट सब्जेक्ट्स को, एक एक सब्जेक्ट को सोचते हैं कि हम डेप्थ में जा रहे हैं, पर डेप्थ में नहीं जा रहे, वो अननेसेसरी उसको हैवी बना रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। राइट। एंड सर मैं बोलूँगा स्टिक टू योर मटेरियल। जैसे कि अगर आप कोई पिक्चर मेमोरी होती है, आई यूज टू रेफर योर एएफएम बुक, एंड सर उसमें मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो मेरे को एग्जाम में काफी हेल्प होती है। जहाँ पूरा इंडिया सर एएफएम के पेपर को टफ बोल रहा था, इट वाज सबसे इजी पेपर फॉर मी। आपके कितने आए थे एफएम में? 83 सर। और उसमें भी एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा वो है कि मेरे फुल मार्क्स आने चाहिए थे सर। ओके, तो है ना, वो अगर आते तो 90 प्लस रहते हैं। 90 पूरे क्लास को पेपर सबसे इजी लगा था। आप यहाँ पे किसी से भी पूछे, सबको एएफएम इजी लगा था। पढ़ाई ऐसे की थी सबने। कृष्णा रावत। यस सर, मैंने सबसे पहले तो मेरी एडवाइस रहेगी कि अपना एक टारगेट रखो। मैंने जैसे मेरे इंटर में रैंक नहीं आई थी, कितने मार्क्स पीछे थे रैंक से? मेरे 497 मार्क्स आए थे। मतलब 100 मार्क्स पीछे थे लगभग। हाँ। और फाइनल में इंडिया के टॉप 36 यस रैंक। हाँ, तो मैंने एक चेंज किया था कि सबसे पहले तो मैंने टारगेट रखा था एक रैंक का नहीं, पर मैंने मार्क्स का रखा था कि मैं इतने मार्क्स का रखूंगा टारगेट। और मैंने रखा था कि भले मार्क अचीव ना हो पर मेहनत पूरी उतना करूंगा ही करूंगा। तो उस मार्क के हिसाब से मेरे जो, क्योंकि वो जो पीरियड रहता है वो बहुत क्रूशियल पीरियड रहता है,
तो उसको सबसे अच्छे से फ्लो में होना चाहिए, क्योंकि वो फ्लो अगर बिगड़ता है तो अपना फोकस रहता नहीं है, और हो सकता है कि आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। तो इसलिए एक फ्लो में होना बहुत ज़रूरी है वो पीरियड में। तो सबसे पहले तो एक टारगेट आपको एक डायरेक्शन देगा, तो आप एक फ्लो में जा सकते हो। और सेकेंडली कि आप देख सकते हो कि आपके जो, जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड थे जो नॉन सीए वाले थे, तो बहुत वो पढ़ाई मतलब उस लाइन पे नहीं गए, पर मैंने एक कांस्टेंट रहा अपने करियर के तरह, तो उसके लिए मेरे को बहुत हेल्प मिला है। और थर्ड वन के रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि रेगुलर रहने से अपना फंडामेंटल्स भी क्लियर रहता है, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करता है। और लास्ट में जो एग्जाम के लिए मैं रिवीजन करते हैं उसके बारे में कुछ एडवाइस देंगे, या फिर जो बच्चों का नेगेटिव रिजल्ट आए उसके बारे में कुछ कहेंगे? अच्छा, तो उनको मैं बोलूँगा कि आप पहले तो अपना देखो कि रिजल्ट नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हो सकता है कई बार अपने कुछ ऐसे मिस्टेक कर रहे हो तो जो बाकी लोग नहीं कर रहे, और आप पेपर देख के आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो और सेकंड अपना कंसेप्ट क्लियर रखो। कोई कंसेप्ट अगर वीक रहता है ना, तो अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन अगर नॉर्मल रहता है पर उसको थोड़ा सा भी घुमा दे तो गलत हो जाएगा, तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और प्रेजेंटेशन जो एग्जाम में लिखते हो हाँ, प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है। आप उसके लिए आप जो सर क्लास में भी करवाते हो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है, और वो नेचुरल रहता है कि हमको ऐसा नहीं कि याद रखना पड़ता है, तो वो अच्छे से प्रेजेंटेशन भी हो जाता है, और आईसीआई का प्रेजेंटेशन भी आप देखोगे तो वो भी आपको सही रहेगा। राइट राइट राइट, प्रेजेंटेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, कई बार very हमें पता होता है पर हम जब लिखने जाते हैं तो हम पेपर चेकर को वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हाँ। और वो मार्क्स कई बार स्टूडेंट्स खो देते हैं। तो हम्म। जो राइटिंग की एक प्रेजेंटेशन है उसमें गुड हैंड राइटिंग या टेबल्स या लाइंस की बात नहीं कर रहे, पर कंटेंट को किस तरह से भरना है, पूरा लिखना है, कंटेंट किस तरह से लिखना है, और वो इफेक्टिव हो, और आपके टाइम सेविंग के साथ साथ कंप्लीट हो पेपर। आप सबके पेपर्स कितने कंप्लीट हुए? लोगों के पेपर बहुत छूट जाते हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? मेरे एफआर तो पूरा कंप्लीट हो गया था। पूरा कंप्लीट हुआ था? यस। Audit? ऑडिट एक्चुअली ऑडिट में मेरा एक क्वेश्चन छूटा था, अच्छा। और डीटी में भी थोड़ा क्वेश्चन छूटा था। बाकी मोस्टली सब में मतलब 1-2 क्वेश्चन छूटे थे और हो गया था। आपका यार आईबीएस को थोड़ा लाइटली है, तो खाली आईबीएस छूटा, बाकी सब कंप्लीट सब कंप्लीट हुए थे? यश फिलहाल मेरे सब पेपर में थोड़ा थोड़ा रह गया था, लेकिन जो लिखा था वो ऑन पॉइंट लिखा था। ऑन पॉइंट परफेक्ट था। आयुष? सर सेम, मतलब जो आता है ना वो पहले पूरा लिख देना चाहिए, जो नहीं आता उसके ऊपर सब लोग रुक जाते हैं, उधर पेपर छूटता है सबका। तो जो आता है वो लिख देता है ना, तो सर 90 मार्क्स उधर ही आ जाएंगे। कृषि? सेम ऐसा ही था सर, मतलब जितना कि आता थोड़ा था पेपर छूटा था मतलब? थोड़ा लाइक एक क्वेश्चन अराउंड नहीं। ओके। अनीरा? मेरे अपार्ट फ्रॉम आईबीएस सारे पेपर कंप्लीट हुए थे। इवन एएफए में मैं तो जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है वो भी लिख के आया था, इतना टाइम था मेरे पास। हाँ हाँ। एंड आईबीएस में मेरा 9 मार्क का छूटा था, बट वो ऐसा तो जो मेरे को आता नहीं था, वही था कि जो आता है वो मैंने उसमें पहले खत्म किया, फिर लास्ट में वो छूटा तो भी ऐसा नहीं था कि छूट गया मेरे को। नाइस नाइस नाइस। सर एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि फिजिकल पढ़ाई कीजिए, फिजिकल पढ़ाई कीजिए। आप ऑलरेडी वो 20% में आ जाएंगे, जो पास होने वाले हैं। पास होने वाले हैं, और ऊपर से आप अपने आप को समर्पित कीजिए, आप उन 50 में आ जाएंगे जो रैंक लाने वाले हैं। सही बात है। जो एक अच्छे ग्रुप के साथ फेस टू फेस फिजिकल क्लासरूम में पढ़ने का एक रेगुलरिटी मेंटेन रहती है, और उसमें अगर आपने खुद के ऊपर भी भरोसा रख के रेगुलर सेल्फ स्टडी भी साथ साथ में की तो आपका रैंक पक्का है। राइट। सो थैंक यू एवरीवन, इट वाज अ ग्रेट टॉक विथ यू ऑल। और आप सबके लिंक्डइन प्रोफाइल होंगे ही, तो और जो भी सीए एक्सपीरियंस है, नीरव टिब्रा, कृषि अग्रवाल, आयुष गर्ग, यश भलाला, यश गर्ग, कृष्णा राउत, आप इनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं और इनसे एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।